हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम पैलेस्तीन और इसराइल के कन्फ्लिक्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, दिस इज फ्लैग ऑफ इसराइल एंड दिस इज फ्लैग ऑफ इसराइल एंड दिस इज फ्लैग ऑफ पैलेस्तीन। इसमें जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली हमारा जो टॉपिक होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा, साथ ही साथ रिसेंट कन्फ्लिक्ट क्या रहे हैं, उनके रीजंस क्या है। इसके अलावा हम यहाँ पर इंडिया का स्टैंड भी देखेंगे। इसके अलावा क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है इस कन्फ्लिक्ट का इन दोनों कंट्रीज के बीच में, ये हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जहां तक बात करते हैं हम, तो ये एक्चुअली स्टार्ट होता है 1914 से, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। आपको पता होगा कि जहां पर आज पैलेस्तीन और इसराइल बिलोंग करते हैं, जिस एरिया से, इस एरिया में पहले ऑटोमन एम्पायर का शासन था। हमने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो ऑटोमन एम्पायर में कैलिफेट होते थे, उनके अगेंस्ट अलाइड फोर्सेस लड़ती हैं और उनको फिर कैलिफेट पद से हटा दिया जाता है। उसका नतीजा ये थे कि इंडिया में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वही बैकग्राउंड यहाँ पर भी चलते रहता है, लेकिन हम ऑटोमन एम्पायर की सीधा यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो 1914 यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले एक दो लाइन हम देखते हैं इनके और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, देन विल स्टार्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, नाउ हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, क्योंकि अगर यहाँ से कभी आपको जीएस पेपर सेकंड में लिखने के लिए आता है, इस तरीके का क्वेश्चन आया था मालदीव से रिलेटेड, क्योंकि मालदीव में भी आपको पता होगा कि वहाँ कूप वगैरह काफ़ी चलते रहता था पिछले कुछ सालों से। तो मेंस पेपर 2 में एक मालदीव से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिला था कि मालदीव में रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई या किस तरीके से वहाँ पे ये सारी कन्फ्लिक्ट हो रही है, उनके बारे में लिखना था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी इंडिया के इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस की इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पर, इंडिया को अपना क्या स्टैंड लेना चाहिए, ये एक जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसराइल के साथ भी इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं और पैलेस्तीन के साथ भी इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं। ठीक है, और इंडिया टू नेशन थ्योरी को भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है कि टू नेशन थ्योरी होनी चाहिए, यानी पैलेस्तीन भी होना चाहिए और इसराइल भी होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। हिस्टोरिकल प्रोसिक्यूशन की बात करें तो जो जेविस हैं, ठीक है, जो जेविस हैं, इनका हिस्टोरिकल प्रोसिक्यूशन आपको पता होगा, लंबे समय से, काफी डिकेड से इनको एक्चुअली ये माइनॉरिटी में आते हैं, इनको मारा जा रहा है, इनका जेनोसाइड हो रहा है। खास करके ऑटोमन एम्पायर का जो एरिया, जो एक एरिया, एक शहर का नाम जिसको हम जेरूशलम के नाम से जानते हैं, यहाँ पर देखिएगा मैप में, ये जेरूशलम का एरिया, ये जो जेरूशलम का शहर है एक, ये काफी इंपॉर्टेंट सिटी है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ज्यूज हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, इन तीनों के लिए जेरूशलम का एरिया, ये जेरूशलम की सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। ठीक है, तो जेरूशलम को लेके पैलेस्तीन और इसराइल में कन्फ्लिक्ट, मेनली कन्फ्लिक्ट जेरूशलम को लेके ही है। ठीक है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि 1881 में क्या होता है, एक लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है ज्यूज का पैलेस्तीन की ओर। रीजन क्या था? जेरूशलम, क्योंकि जेरूशलम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसके अलावा क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी वो इंपॉर्टेंट था। तो हर जगह ज्यूज का जो प्रोसिक्यूशन चलता रहता है, और उस समय ज्यूज जो थे ऑटोमन एम्पायर में रहते थे, तो ऑटोमन एम्पायर में क्रिश्चियन भी रहते थे, मुस्लिम भी थे और ज्यूज थे, यानी कि मल्टी एथनिक कम्युनिटी उस समय ऑटोमन एम्पायर में थी। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पर लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है ज्यूज का पैलेस्तीन में 1881 में, और वही 1890s में, ठीक है, एक जियोनिज्म मूवमेंट आता है जिसको नेशनलिस्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ज्यूज का ही, जो ज्यूज थे उन्हीं का एक मूवमेंट होता है। तो इसका रिलेशन रिलीजन से नहीं है, इसका रिलेशन नेशनलिस्ट मूवमेंट से है। ठीक है, यानी कि लोग चाहते हैं कि अपनी एक अलग कंट्री या फिर एक नेशन होना चाहिए। तो इस तरीके का मूवमेंट ये 1890s में स्टार्ट करते हैं। इसके बाद कुछ ही समय बीतता है तो हम पहुंच जाते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय, दिस इज 1915, वैसे 1914 से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये डेवलपमेंट जो होता है 1915 में होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय था। इस समय जो अलाइड फोर्सेस थी, ये लोग के अलाइड फोर्सेस में ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह ये हुआ करते थे, इन्होंने अरब रिवोल्यूशनरीज के साथ कुछ एग्रीमेंट किया। साथ ही साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया ज्यूज के साथ भी। वो एग्रीमेंट क्या था कि ब्रिटिश ने अरब से कहा कि आप हमारे साथ दीजिए, हम जीतने के बाद आपको वेस्ट बैंक दे देंगे। और वहीं ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया ज्यूज के साथ कि आप हमारा साथ दीजिए, जीतने के बाद हम आपको एक नई कंट्री देंगे नियर पैलेस्तीन। ठीक है, तो इस तरीके से अलाइड फोर्सेस को मदद यहाँ पर अरब कंट्रीज भी करती हैं, और जो ज्यूज थे वो भी करते हैं अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर जो था यहाँ पर हार जाता है, और ऑटोमन एम्पायर का फिर डिसइंटीग्रेशन होता है और कैलिफेट को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इसी चीज के बैकग्राउंड में खत्म होते ही, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के खत्म होते ही क्या होता है कि ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे, इन्होंने क्या किया कि मिडिल ईस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया।
और क्या कर दिया कि आधा खुद रख लिया और आधा फ्रांस को दे दिया, यानी कि मिडिल ईस्ट का आधा हिस्सा ब्रिटेन ने रखा और आधा हिस्सा फ्रांस ने रखा। एंड जो पैलेस्तीन वाला एरिया था इस पर कंट्रोल कर लिया ब्रिटिश ने, यानी कि यहाँ पर ना अरब को वेस्ट बैंक मिला और ना ही ज्यूस के लिए कोई यहाँ पर अलग कंट्री बनाई गई। ठीक, तो एक तरीके से क्या हुआ था, इनको ठगा हुआ यहाँ पर ठगा ही गया था कि उनकी मदद ली गई थी, प्रॉमिस भी किया गया था, लेकिन जो कहा गया वो नहीं किया गया। वैसे ये इस तरीके की बातें उसमें बहुत कॉमन थी, कॉलोनिज्म का समय था, तो जो कहा जाता था वो किया नहीं जाता था। ओके, तो पैलेस्तीन जो रहा 1918 से लेके वर्ल्ड वार फर्स्ट के खत्म होने से लेके 1947 तक यहाँ पर ब्रिटिश के कंट्रोल में रहता है। थोड़ा सा मैप की हम बात करें तो आप ये देखेंगे 1914 यानी कि वर्ल्ड वार स्टार्ट होने से पहले और 1922 यानी कि वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद मिडिल ईस्ट का डिवीजन। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर था। जितना भी इस आपको ग्रीन कलर में इस टाइप का ये दिख रहा है, ये सारा का सारा ऑटोमन एम्पायर था वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया, तो उसके बाद जो डिवीजन होता है फ्रांस, ब्रिटिश एंड इटली के बीच में, तो वो देखिए कैसे होता है। ये येलो पार्ट किसका है, ब्रिटिश का है, इन्होंने ब्रिटिश वालों ने ले लिया। ये जो तो ब्लू कलर का है ये सीरिया वाला एरिया, इसको ले लिया किसने, फ्रांस ने। और इसके बाद थोड़ा सा हरा टाइप का ये जो एरिया आपको देखने को मिलता है सोमालिया के आसपास, ये अफ्रीका में पड़ेगा, ये आपको ले लिया इटली वाले में। तो खैर इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, इधर ही हम कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे एम्पायर पे क्या था, इस अरब को छोड़ दिया जाए, अरबिया पेनिनसुला को छोड़ दे, तो इसके अलावे इधर जो था जहाँ पर ऑटोमन एम्पायर था, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर तो यहाँ पर नहीं था, दिस इज नॉट एरिया ऑफ ऑटोमन एम्पायर, इसके ये आसपास वाले एरिया में था। तो ऑटोमन एम्पायर का जो खत्म हुआ तो फ्रांस और ब्रिटेन वालों ने अपने में बांट लिया। फ्रेंच को सीरिया दे दिया गया, सीरिया एंड लेबनान, ये दोनों सीरिया एंड लेबनान ये फ्रांस को दे दिया गया। और उसके बाद जो बचा ऑटोमन एम्पायर के यहाँ पर ब्रिटेन ने रख लिया। तो पैलेस्तीन पूरा का पूरा ब्रिटेन के पास में था। ना ज्यूस को कुछ मिला और ना अरब्स को कुछ मिला। तो ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के खत्म होने की बात थी। तो इसी तरीके से डेवलपमेंट और नेशनलिज्म फीलिंग और नेशनलिज्म रिवोल्ट्स चलते रहते हैं वहाँ पर पैलेस्तीन के थ्रू भी, और फिर क्या था कि आपको जो ज्यूस थे उनके थ्रू भी ये सारा काम चलते रहता है। तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि 1930 में जर्मनी में एक नए महापुरुष की एंट्री होती है जिनका नाम था हिटलर, और ये फेमस थे जेनोसाइड के लिए, ज्यूस की जेनोसाइड के लिए। आप ये एक पेपर है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, स्टेटमेंट है पेपर में, ये न्यूयॉर्क टाइम का एक है, जहाँ पर लिखा गया कि 50 लाख ज्यूस इन द नाजी ट्रैप, बर्मुडा वाज अ क्रूअल मॉकरी, यानी कि बर्मुडा तो कुछ है ही नहीं, उससे कहीं बड़ा ट्रैप जो है वो नाजी का डेथ ट्रैप है, जिसमें ज्यूस करीब 50 लाख ज्यूस जो थे उनको गैस चैम्बर में जला के मार दिया गया था। तो यहाँ पर जेनोसाइड होता है। उसके बाद जर्मनी और उसके आसपास में रहने वाले जो ज्यूस थे वो वहां से भागना स्टार्ट करते हैं, और वो डिफरेंट कंट्रीज और फलस्तीन में भी वो यहाँ पर पहुंचते हैं। अब आपको पता होगा ये जो समय है, इस समय पैलेस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में होता है। ब्रिटेन ने यहाँ पर इन ज्यूस को पैलेस्तीन में इंटर करने से मना कर दिया। ठीक, तो जब इन्होंने मना कर दिया तो उसके बाद अगेन यहाँ पर इजरायली नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होते हैं पैलेस्तीन में और उसके आसपास एरिया जहाँ पर भी ज्यूज रहते हैं, एंड देन दे डिमांडेड द कंट्री फॉर देयर ओन। तो इस तरीके से पूरा ये डेवलपमेंट चलता है। इसके बाद 1947 में ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो अपने चरम पीक पर होता है। ठीक है, वो अपने एक्सट्रीम पीक पर होता है। तो उस समय ब्रिटेन क्या करता है, वो पैलेस्तीन को छोड़ देता है और कहता है कि नाउ यू बोथ इजराइल एंड पैलेस्तीन, जो आप लोगों को अलग अलग कंट्री चाहिए, जाइए अपने आप में डिवाइड कर लीजिए जैसे आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर पैलेस्तीन को लेफ्ट कर देता है ब्रिटेन 1947। इसके बाद ये मामला पहुंचता है 1947 में, ये मामला पहुंचता है यूएन में, और यूएन यहाँ पर एक पार्टीशन प्लान लेके आता है कि कौन कौन से एरिया में इजराइल और कौन कौन से एरिया में पैलेस्तीन को रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस मैप में आपको नजर आएगा कि ये जो अरब स्टेट है यानी कि पैलेस्तीन, जो कि रेड लाइंस में आपको नजर आएंगी, इसके बाद जो ग्रीन लाइंस है ये ज्यूस को दिया गया, यानी कि यहाँ पर इजराइल को बनाया गया। तो इस तरीके से यूएन का पार्टीशन था कि इस तरीके से मिलेगा। अब इसमें क्या हुआ कि इस पार्टीशन को जेविस ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो अरब्स थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, और उन्होंने इजराइल पर अटैक करना शुरू कर दिया, और यहाँ से इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में आपको बैटल्स देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है कि जेरूशलम, ये जो जेरूशलम वाला एरिया है, जैसा मैंने कहा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ज्यूज हो और चाहे वो क्रिश्चियन हो, उनके लिए। तो इस जेरूशलम का कैसे पार्टीशन किया जाए ये अभी तक कंफर्म नहीं था, और यूएन ने इसके बारे में नहीं बताया। यूएन ने सिंपली कहा कि ये जो जेरूशलम रहेगा ये इंटरनेशनल सिटी की तरह रहेगा, यानी कि इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। तो इंटरनेशनल कंट्रोल का मतलब क्या, यानी कि वो यूएन के अंडर में रहेगा।
ठीक है, तो जेरूशलम इसमें ना पैलेस्तीन को मिला और ना इजराइल को मिला। तो पैलेस्तीन का मतलब अरब्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको 1947 का पार्टीशन प्लान नजर आता है, जिसमें ज्यूज ने एक्सेप्ट किया, अरब कंट्रीज ने इसको रिजेक्ट कर दिया एंड स्टार्टेड टू अटैक ऑन इजराइल। और इसके साथ ही आपको बैटल्स देखने को, वार देखने को मिलेंगे, 3 वार देखने को मिलेगा अरब और इजराइल के बीच में। फर्स्ट अरब इजराइल वॉर जो कि 1948 में होता है, जिसमें इजराइल जीत जाता है, ठीक है। तो अब इसके साथ क्या होता है कि इजराइल ऑक्युपाइड मेनी एरिया ऑफ पैलेस्टीन, और गाजा पट्टी को इजिप्ट ऑक्युपाई करता है और वेस्ट बैंक को जॉर्डन ऑक्युपाई करता है। मैप में देखिएगा, ये क्या है, ये आपका वेस्ट बैंक है जिसको जॉर्डन ऑक्युपाई कर लेता है, ये है आपका गाजा स्ट्रिप जिसको इजिप्ट ऑक्युपाई करता है, और उसके बाद जो बचा एरिया था ये क्या था, इसको इजराइल ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो एरिया था ये इजराइल इसको ऑक्युपाई करता है। ओके, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि इस तरीके से मैप ही चेंज जाता है। अब क्या होता है कि 1948 में अप्रोक्स मोर देन 7 लाख पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन अरब कंट्रीज एंड इट वाज कॉल्ड द पैलेस्टीनियन एक्सोडस। यानी कि क्या होता है कि एक लॉन्ग टेरिटरी पर इजराइल के ऑक्युपाई करने की वजह से क्या होता है कि जो पैलेस्टीनियंस होते हैं वो उन एरियाज को छोड़ के जाने लगते हैं और डिफरेंट अरब कंट्रीज में वो रिफ्यूजी के तौर पे रहने लगते हैं। तो इस माइग्रेशन को पैलेस्टीनियन एक्सोडस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पैलेस्टीनियन एक्सोडस के नाम से इसको जानते हैं, जो 1948 में हुआ था। इसके बाद 1964 में ये सारा डेवलपमेंट, बीच में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन बॉल टू बॉल कमेंट्री इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए है। मेनली हम इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ें, कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा सही रहेंगी और इंपॉर्टेंट चीजों को हम लेंगे। कहानी तो लिखेंगे नहीं एग्जाम में। 1964 में जो पैलेस्टीनियन थे उन्होंने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको पीएलओ यानी कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसका एम था पैलेस्तीन को आजाद करना या पैलेस्तीन को वापस लेना, और इन्होंने इनिशियली टाइम पर आर्म स्ट्रगल पर ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है, कि हम आर्म स्ट्रगल के थ्रू इजराइल से अपने एरिया को हम लेंगे। तो इसी चीज को फॉलो करते हुए अगेन इन्होंने क्या किया कि इजराइल पर अटैक करते हैं 1967 में, जो कि सेकेंड अरब इजराइल के वॉर के नाम से जाना जाता है। अगेन यहाँ पर इजराइल की जीत होती है और यहाँ पर इजराइल क्या करता है, जो भी बचे कुछ एरिया थे उनको भी कैप्चर कर लेता है। तो जो कि पहले वेस्ट बैंक किसके अंडर में था, जॉर्डन के अंडर में था, इन्होंने इजराइल वाले ने ऑक्युपाई कर लिया। गाजा स्ट्रिप किसके अंडर में था, इजिप्ट के अंडर में था, इसको भी इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया, और इवन इजिप्ट के बहुत बड़े एरिया को इजराइल वालों ने ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है। आप यहाँ पर मैप देखेंगे तो ये पहले का मैप है, इस वर्ल्ड वार सॉरी अरब इजराइल वॉर के पहले का मैप है, और ये अरब इजराइल सेकंड के बाद का मैप है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये तो पूरा इजराइल था जिसने फर्स्ट वॉर में ही कैप्चर किया था। उसके बाद वेस्ट बैंक भी इन्होंने ले लिया, गाजा स्ट्रिप भी ले लिया, और ये इजिप्ट का एक बहुत बड़ा एरिया इन्होंने इजराइल वालों ने कैप्चर कर लिया। तो लगभग ये पूरा का पूरा एरिया आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से, ये पूरा का पूरा एरिया क्या होता है कि ये इजराइल के कब्जे में आ जाता है। तो यहाँ पर पैलेस्तीन की अगर हम बात करें अब, तो पैलेस्तीन का तो काम ही खत्म हो जाता है, क्योंकि पैलेस्तीन का तो डिवीजन इतने में ही होना था, इतना ही एरिया था जिसमें उसको डिवीजन होना था। और अपने मैप में भी देखा कि ये तो आ गया इजराइल के अंडर में, खाली सिर्फ ये बचे हुए थे और इधर बचे हुए थे जो पैलेस्तीन को मिलना था, और वो भी अब इजराइल के अंडर में आ गया। तो पैलेस्तीन का यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये आपको सेकंड अरब इजराइल वॉर के कॉन्सिक्वेंस के तौर पे आता है। इसी बीच यूएसए एंड जो पैलेस्तीन थे, सॉरी यहाँ पर मैंने पैलेस्तीन लिखा हुआ है, ये पैलेस्तीन नहीं होगा, यहाँ पर इजराइल होगा, ठीक है। और इसी बीच क्या होता है कि यूएसए और इजराइल इन दोनों ने मिलकर पीएलओ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर कर दिया, ठीक। और इसी को फॉलो करते हुए अगेन कुछ सालों बाद यहाँ पर थर्ड अरब इजराइल वॉर देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पर इजराइल जीत जाता है, हर एक वॉर में इजराइल जीतता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इजराइल ने बहुत ज्यादा एरिया ऑक्युपाई कर लिया था सेकेंड वॉर में ही। ओके, इसके बाद इसके एक साल बाद 1974 में एक डेवलपमेंट होता है कि यहाँ पर जो यूएन है रिकॉग्नाइज्ड पीएलओ एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियंस, ठीक है। अगेन कुछ दिन बाद यहाँ पर इजिप्ट और इजराइल के बीच में एक पीस टॉक होता है, क्योंकि आपको पता है सेकंड वॉर में ही इजिप्ट के बहुत बड़े एरिया को इजराइल ने कैप्चर कर लिया। तो इस चीज को देखते हुए पीस टॉक किया जाता है इजराइल और इजिप्ट के बीच में। तो इजिप्ट क्या करता है, रिकॉग्नाइज्ड इजराइल। ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट था, बिकॉज इजिप्ट वो पहली अरब वर्ल्ड की कंट्री थी जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था।
और इसके रिटर्न में क्या हुआ कि इजराइल ने जो टेरिटरी इजिप्ट की अपने अंडर में ली हुई थी वो इजिप्ट को लौटा दी जाती है यहाँ पर। तो इस पीस टॉक का ये कॉन्सिक्वेंस होता है। अब इस चीज को देखते हुए करीब 10 साल 8 से 10 साल बाद यहाँ पर 1987 में पैलेस्तीन में एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम था हमास। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आज के समय, और उस समय भी एक इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका एम था टू एलिमिनेट इजराइल, यानी कि पूरे का पूरे इजराइल को ही खत्म करना इसका उद्देश्य था, और पूरे एरिया में पैलेस्तीन को बनाने का इसका मंशा था। ठीक है, तो हमास जो कि आज एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जाना जाता है, जो गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट करता है। एंड उसी बीच में क्या हुआ कि 1992 में इजराइल रिकॉग्नाइज्ड पीएलओ एंड वाइस वर्सा, यानी कि पीएलओ ने भी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया, यानी कि पीएलओ ने भी कह दिया कि इजराइल इज अ लीगल कंट्री नाउ। तो अब यहां पर क्या है कि अब यहां से आप देखेंगे कि पीस टॉक स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां से पीस टॉक स्टार्ट किया जाता है। तो इस समय इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, जिन्होंने पीएलओ को रिकॉग्नाइज किया था, उनका एसेसिनेशन हो जाता। कि देखिए दोनों तरफ एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, इजराइल की तरफ भी पैलेस्तीन की तरफ भी। पैलेस्तीन की तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे पूरा इजराइल को ही खत्म करना और पूरा पैलेस्तीन के अंडर में लाना। इजराइल के जो चाहते थे, इजराइल के जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि जेरूशलम और ये वाला एरिया उनके कब्जे में है, अदरवाइज वो ये नहीं चाहते थे कि पैलेस्तीन पूरा खत्म हो जाए। तो अब यहाँ पर इजराइल के जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने देखा कि अब ये तो जाके पीएलओ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बातें चल रही है वहां पे, तो उनको वो अच्छा नहीं लगा, तो उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, असैसिनेशन उनका हो गया। ठीक है, तो इसके बाद 1992 में के बाद एक साल बाद यहाँ पर अगेन आपको देखने को मिलेगा कि इसमें पैलेस्तीन और इजराइल के साथ पीस टॉक स्टार्ट होते हैं, जिसको ओस्लो एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, इधर इनका एसेसिनेशन हो जाता है, ये इजराइल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इजराइल से बिलोंग करते हैं तो इनका एसेसिनेशन हो जाता है, उनका जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कर देते हैं, और फिर इधर पैलेस्तीन वाले भी इनका एसेसिनेशन कर देते हैं, जो पैलेस्तीन के साइड पर एक्सट्रीमिस्ट बिलोंग करते हैं। कि अब उनका कहना था कि हम तो पूरे इजराइल को ही पैलेस्तीन में मिलाना चाहते हैं, एंड यू आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद देम एंड यू रिकॉग्नाइज्ड इजराइल। ठीक है, तो इनका भी एसेसिनेशन हो जाता है। तो दोनों लोगों का एसेसिनेशन हो जाता है जब दोनों लोग शांति वार्ता और पीस टॉक करने के लिए जाते हैं। तो ठीक है, तो ये स्थिति रहती है दोनों साइड से। इसके बाद हमास जो था, हमास काफी डोमिनेट करने लगता है। हमास अब यहाँ पर देखेंगे कि पीएलओ से उसकी बनती नहीं है, क्योंकि पीएलओ कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, इस डिस्प्यूट को खत्म करना चाहता है, और वहीं हमास जो है इस डिस्प्यूट को खत्म नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि पूरा का पूरा इजराइल ही खत्म हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी बीच आपको पैलेस्तीन में जो भी डेवलपमेंट वर्क्स होती हैं, इलेक्शंस होते हैं, उनको हमास बाइकआउट करता है, इजराइल पर बॉम्बिंग करता है। तो आप देखेंगे कि इजराइल पर जो भी बॉम्बिंग होती है ना, ये गाजा स्ट्रिप से की जाती है। ठीक है, ये वेस्ट बैंक की तरफ से नहीं होता, क्योंकि उसके बाद 2006 में इलेक्शंस होते हैं जिसमें हमास जीत जाते हैं, और 2007 से हमास और पीएलओ की एक पार्टी है जो कि इलेक्शन लड़ती है, जिसका नाम है फतह। तो हमास भी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर वहां पर इलेक्शन लड़ते हैं। तो हमास और फतह के बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, और फिर गाजा स्ट्रिप को कैप्चर कर लेते हैं हमास, यानी कि ये हमास के अंडर में आ गया, और वेस्ट बैंक पर रूल करता है कौन? पीएलओ। तो ये आज की भी सिचुएशन वैसी ही है। तो इजराइल पर जो बॉम्बिंग वगैरह की जाती है, रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, वो हमास की तरफ से किया जाता है, यानी कि गाजा स्ट्रिप की तरफ से। वेस्ट बैंक की तरफ से कोई वहां पर लॉन्चिंग वगैरह ये सब सारी चीजें नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा करंट सिचुएशन बना हुआ है गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को लेके। तो ये अभी तक कहानी जो थी आपको याद आई, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, एक आपको स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, किस तरीके से टाइमलाइन का डेवलपमेंट होता है। तो ये सारा का सारा कहानी अभी चलता आ रहा है, पीएलओ वेस्ट बैंक की तरफ है, और ये आपका जो हमास है वो गाजा स्ट्रिप की तरफ है, जो रूल करते हैं। करंट क्राइसिस की बात करें तो करंट क्राइसिस जनरली देखेंगे, वैसे जो वायलेंट एक्टिविटीज है, ये वायलेंट एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं आपको रमजान के समय से, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। कैसे? यहाँ पर दो जगह आपको देखने को मिलेंगे, एक है शेख जराह और एक है अल अश्क मॉस्क। ठीक है, अल अश्क मॉस्क आपको जेरूशलम में ही देखने को मिलेगा, शेख जराह ईस्ट जेरूशलम में ही एक जगह है। रीजन क्या होता है कि कुछ टाइम पहले, अप्रोक्स पिछले साल या उसके पिछले साल, शेख जराह में, ये ईस्ट जेरूशलम है, जैसे जेरूशलम के ये हो गया, एक ये पार्ट हो गया, ये वेस्ट जेरूशलम, ये एक ईस्ट जेरूशलम हो गया। तो वेस्ट जेरूशलम में तो जीव्स का सेटलमेंट है, ठीक है, लेकिन ईस्ट जेरूशलम में उनका कुछ खास सेटलमेंट नहीं है। यहाँ पर मेनली पैलेस्टीनियंस रहते हैं।
तो इन्होंने क्या किया कि ईस्ट जेरूसलम के शेख जराह नाम की जगह पे इजरायली अथॉरिटीज ने इविक्शन नोटिस भेजना स्टार्ट किया। इविक्शन नोटिस का मतलब उन्होंने वहां पे जो लोग रह रहे हैं पैलेस्टीनियंस, उनको घर खाली करने के लिए नोटिस भेजना स्टार्ट किया। रीजन क्या दिया गया? रीजन ये दिया गया कि ऑटोमन एम्पायर के समय में लेट 90s में वहां पर जो प्रॉपर्टीज है, वहां पर जो लैंड है, उसको ज्यूस ने खरीद लिया था। तो यहाँ पर शेख जराह में ये जो लैंड है ये ज्यूस की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए आपको खाली करना पड़ेगा। ठीक है, ये मामला फिर पहुंचता है आपको कोर्ट में। किसके कोर्ट में? इजरायली कोर्ट में ये मामला आपको पहुंचता है। और कोर्ट क्या करता है यहाँ पर, अभी उसको रोक देता है। ठीक है, कोर्ट इसको अभी रोक देता है और यहाँ पर फिर उसके आगे प्रोसेस नहीं होता। इसी बीच में आप देखेंगे शेख जराह में कुछ रैलीज की जाती हैं इजरायली एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के द्वारा, और उन्होंने स्लोगन दिया डेथ टू अरब। अब इन दो डेवलपमेंट की वजह से अगेन फिलिस्तीनीज क्या होता है कि उनमें आपको वायलेंट एक्टिविटीज के लिए शुरू हो जाते हैं, वो प्रोटेस्ट वहां पर शुरू हो जाता है। और इसी चीज को फॉलो करते हुए अल अश्क मॉस्क, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अल अश्क मॉस्क में क्या होता है, इजरायली पुलिस इंटर करती है। क्यों? क्योंकि इजरायली पुलिस को यहाँ पर शक होता है, डाउट होता है कि यहाँ पर स्टोन कलेक्शन किए जा रहे हैं ताकि इजरायली अथॉरिटीज और नेताओं पर स्टोन पेल्टिंग किया जा सके। ठीक है, तो ये जो दोनों डेवलपमेंट होते हैं शेख जराह और अल मस्क में इंटर करने की वजह से इजरायली पुलिस के, ये क्या करता है, ये एक्सकेलेट कर देता है जो भी वायलेंट एक्टिविटीज रहती हैं पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में। तो इसी चीज को फॉलो करते हुए हमास क्या करता है कि वो इजरायली टेरिटरी में रॉकेट लॉन्च स्टार्ट कर देता है और थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स वहां पे लॉन्च किए जाते हैं। और इसी को रिटेलिएट करने के लिए एयर स्ट्राइक भी शुरू किया जाता है इजराइल के द्वारा। दोनों जगह सिविलियंस मारे जाते हैं और ये सारा का प्रोसेस अभी आपका चल रहा है। ठीक है, तो करंट क्राइसिस आपको इन दो जगहों पे मिलेगी। रीजन क्या था? शेख जराह में नोटिस, इविक्शन नोटिस, और दूसरा ये जो एक्सट्रीमिस्ट स्लोगन थे डेथ टू अरब, ये, और अल अश्क मॉस्क में इजरायली पुलिस इंटर करती है फॉर जो भी इनके पास ये स्टोन कलेक्शन के डाउट थे। इसकी वजह से रमजान के आसपास में क्या होता है कि ये मामला और तूल पकड़ता है और लोग दमाकस, आपको एक जगह का नाम पता होगा, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है पैलेस्तीन और इजरायली पुलिस के बीच में। पैलेस्तीन मारे जाते हैं, कुछ इजरायली पुलिस भी घायल होते हैं, और ये सिलसिला अगेन हमास अपना रॉकेट लॉन्चिंग स्टार्ट करता है और ये सिलसिला अभी चलते रहता है। अगेन बोल्ड टू बोल्ड कमेंट्री आपके लिए जरूरी नहीं है। मैंने देखा है कि कुछ एजुकेशनल चैनल्स ही हैं यूट्यूब पर ही, वो बोल्ड टू बोल्ड कमेंट्री करते हैं। रोज वो इस पर वीडियो बनाएंगे कि आज इतने लोग वहाँ पे मारे गए, आज इतने रॉकेट वहाँ पे लॉन्च किए गए, इतने बम गिराए गए, ये एरिया में बम गिरा हुआ है, ये बिल्डिंग को क्षति मिली है। ये सब इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वो जनरली आपको व्यूज लेने के लिए और उनका कुछ ज़्यादा इनकम हो पाए इसके लिए वो ये काम करते हैं। और उन पर मैंने व्यूज देखे हैं, लाख्स ऑफ व्यूज, कुछ घंटों में, 1-2 घंटे में ही लाखों व्यूज होते हैं उन पे। मतलब उसका कोई मतलब नहीं है कौन सा घर गिरा, कितने, अब कह दो कि 1000 उन्होंने रॉकेट लॉन्च कर दिए, कौन पूछने वाला है? इसका मतलब ही क्या है? अगर न्यूज चैनल वाले बनाते हैं तो उनका एक मतलब होता है, लेकिन जब एजुकेशनल चैनल वाले बनाते हैं तो वो मतलब वही होता है कि व्यूज उनको फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं और व्यूज उनको बटोटा है। ठीक है, तो वो सब आपको नहीं करना है। ये टाइमलाइन आप याद रखिएगा और ये आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंडिया का स्टैंड क्या है। ये मामला यूएन में भी गया है अभी, और यूएन में एक्चुअली यूएन का जो रिएक्शन की बात करें और यूएन ने क्या सोल्यूशन दिया है, तो यूएन का कोई सोल्यूशन नहीं है। इसराइल के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने अपनी बातें कही, पैलेस्टीनियन के रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी बातें कही, और कुल मिला के बातें ही कही गई और कुछ हुआ नहीं। तो यूएन का यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है अभी यूएन की तरफ से। इंडिया की स्टैंड की बात करें तो इंडिया ने कहा है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे वो हमास हो यानी कि पैलेस्तीन के साइड से या फिर इजराइल की तरफ से, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट इसमें सिविलियंस की डेथ होती है और बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। ठीक है, साथ ही साथ इविक्शन इज नॉट गुड। जो इजरायली अथॉरिटी इविक्शन करा रही थी इस जेरूसलम में, भारत सरकार का ये कहना है कि इस तरीके से इविक्शन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखनी पड़ती है। वो सिविलियंस हैं, उन्होंने सेटलमेंट वहाँ पर किया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है। साथ ही साथ इंडिया का स्टैंड शुरू से ही रहा है 2 स्टेट थ्योरी का, यानी कि इजराइल भी होना चाहिए और साथ ही साथ पैलेस्तीन भी होना चाहिए, और दोनों कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशन ठीक ठाक है। ओके, तो ये इंडिया का स्टैंड रहा, यानी कि न्यूट्रल स्टेट एक तरीके से आप कह सकते हैं। सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो सॉल्यूशन की बात करते समय हम 2 चीजें यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। एक पहली चीज डिप्लोमेटिक एफर्ट बाय क्वार्टेट। क्वार्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2002 में बना था मध्यस्थता करने के लिए, मीडिएशन करने के लिए इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में। तो इस क्वार्टेट में 4 लोग आते हैं, यूएन आता है, यूएसए, यूरोपियन यूनियन और रशिया। इन 4 को मिला के ये क्वार्टेट बनाया गया है, लेकिन फिलहाल अभी ये कुछ करते नहीं है, ये शांत बैठे हुए हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन प्रपोजल इन 1947।
1947 में यूएन प्रपोजल था, उसको इम्प्लीमेंट सही से किया जाए। अब अरब वर्ल्ड उसको मान नहीं रहा था, इसके वजह से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, वॉर स्टार्ट होता है। तो इस चीज़ को आपको देखना होगा, क्योंकि आप ये जरा मैप 2005 का ये मैप देखेंगे, ये आपका वेस्टर्न, ये जो वेस्ट बैंक है वो है, और ये ग्रीन पार्ट में जो आपको नजर आ रहा है, ये ग्रीन पार्ट ये पैलेस्टीनियन लैंड है। और देखिए कितना स्कैटर्ड है, ये बहुत बिखरा हुआ है, यानी कि एक पैर आप पैलेस्टीन में रखेंगे तो दूसरा पैर आप इसराइल में रख सकते हैं। अगेन आप 10 कदम दूर जाइएगा तो एक पैर आपका इसराइल में और एक पैर आपका पैलेस्टीन में जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर इस एरिया में कहा जाए कि आप इसको डिवाइड कीजिए तो आप डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? अगर इसको आप ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अगेन इसराइल का सेटलमेंट इधर और कुछ पैलेस्तीन का इधर, पैलेस्तीन का सेटलमेंट इधर, कुछ इसराइल का। तो इस तरह स्कैटर्ड है कि इसको ऑर्गेनाइज करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हो ही नहीं सकता लगभग। ये तभी हो सकता है जब वहां से आप सेटलमेंट को हटाएंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक, तो अगर सॉल्यूशंस वगैरह के लिखने की बात आती है तो आप ये सारी चीज़ें एग्जाम में लिखेंगे। अदरवाइज जो भी डेवलपमेंट होता है यहाँ पर यूएन के द्वारा क्या कहा जाता है, और दो पैलेस्तीन और इजराइल के बीच तरीके से डेवलपमेंट होता है फ्यूचर में, अगर वहाँ पर कुछ सॉल्यूशन के टर्म आते हैं तो वो आपको लिखना है। अपने मन से आप मत लिखिएगा। आप क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, किन दोनों को मिल बैठ के बात करना चाहिए, ये तो बातें हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि पीएलओ तो बात करना चाहता है लेकिन हमास बात नहीं करना चाहता। हमास का सीधा यही कहना है कि इजराइल को हम खत्म करना चाहते हैं, सब कुछ पैलेस्तीन में। तो इस टर्म्स पे तो बात हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज, अगर वेस्ट बैंक को आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? वो इस तरीके से स्कैटर्ड है इजरायली और पैलेस्टीनियन सेटलमेंट वहाँ पे। तो इसका प्लान आपके पास है क्या कि आप वहाँ पे सॉल्यूशन देंगे? नहीं है ना। तो फिर आप क्या करेंगे कि जो इंडिया के स्टैंड है इसको भी आप सॉल्यूशन के तौर पे लिखेंगे, और ये दो चीजें भी आप सॉल्यूशन के तौर पे लिखेंगे। बाकी जो डेवलपमेंट और रिपोर्ट्स आते हैं इवन और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको आप कोड कर सकते हैं जो फ्यूचर में आपको आए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इजराइल और पैलेस्तीन के बारे में कॉन्फ्लिक्ट्स को, हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, करंट इश्यूज और सॉल्यूशन के बारे में देखा। बॉल बू बॉल कमेंट्री आपको नहीं करनी है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इतना नहीं कि कितने रॉकेट लॉन्च किया गया, कौन मारा गया, कौन कहाँ पर कौन गिरा, ये सब नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा। चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको चाहिए, देन आई विल पोस्ट इन टेलीग्राम। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।